Hello students, this is Imran Khan. Welcome again on the online platform of Ideal Institute of Commerce. Students, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम अपनी सेकेंड बुक। और आप ये बात जानते हैं कि हमारी जो सेकेंड बुक है दैट इज बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज द डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बारे में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि जो ये डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इंडियन इकोनॉमी की जो थ्योरी है, ये भी इक्वल वेटेज रखता है। इक्वल वेटेज का मतलब होता है कि ये भी 40 मार्क्स का ही आपका एक पेपर है। जितना वेटेज मैक्रो इकोनॉमिक्स को मिला हुआ था, उतना ही वेटेज आपके इस इंडियन इकोनॉमी को भी बेसिकली मिला हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा मुश्किल है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो पूरा टेक्निकल पार्ट था, उसमें आपने न्यूमेरिकल्स भी देखा, क्वांटिटेटिव पार्ट भी था, क्वालिटेटिव पार्ट भी था, लेकिन वो एक साइंटिफिक था। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट है, और थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे आपको बेसिकली डेटा याद रखना पड़ेगा। यानी आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए, आपको अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वहां पर डेटा का यूज करना होगा। तो ये बेसिकली पूरी तरीके से डेटा बेस्ड है। बहुत सारे डेटा होंगे जिनका इस्तेमाल बेसिकली इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इन टॉपिक्स पे। और एक और चीज कि यहां पर जितने भी एक तरीके से बेसिकली डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उन डेटा को आप अच्छे से नोट करेंगे, और तभी जाके आप जो है उन फैक्ट्स को एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और जो चैप्टर नंबर 1 हमारा है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, सो हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। सो हम आज आपको ले जाएंगे उस दौर में, उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था। और आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, किस तरीके का सिस्टम था, किस तरीके का स्ट्रक्चर था, कैसे सिस्टम काम करता था, अंग्रेजों ने किस तरीके से सिस्टम को चलाया था, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके बारे में आज की इस क्लास में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जब मैं इंडिपेंडेंस की बात करता हूं तो ये पिक्चर आपके दिमाग में जरूर आती है कि जब देश आजाद हुआ था 1947 की नाइट, और लाल किले से जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं, नेहरू ने पहली बार वहां पे लोगों को बेसिकली एक तरीके से संबोधित किया था, आपने देखा था। तो ये पिक्चर आपको दिखाता है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होता है, जिससे आप एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस किस तरीके का था। ये तो दिस इज अ सिंगल पार्ट ऑफ द बेसिकली स्टोरी, ये एक पार्ट है। जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि टेक्नोलॉजी हमारी किस तरीके की थी, क्या थी, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन हम एक एक करके चीजों को समझना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अब हम अपने आप को और पीछे लेके जाते हैं, और पीछे ले जाके ये समझना चाहते हैं कि जो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके आजादी से पहले, जाहिर सी बात है, आजादी से पहले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे। ब्रिटिश रूल हमारे देश के अंदर चलता था, ब्रिटिशर्स के कहीं ना कहीं अधीन हम लोग आते थे। तो सवाल ये उठता है कि हमारा ये जो था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर। हम लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो ये पूरा का पूरा जो ये लॉबी था, पूरा का पूरा जो कंट्री था, ये ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आता था 1947 से पहले। आप ये बात जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए
वो तकरीबन 16 सेंचुरी के आसपास वो इंडिया में आते हैं। और जब ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया में आते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड का। वाई दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अट्रैक्टेड टू इंडिया? क्यों उनको इंडिया में ऐसा क्या दिखा कि वो दुनिया के और जगहों के बजाय वो उनका फोकस इंडिया में ज्यादा रहा? उसके पीछे दो रीजन था और दोनों इकोनॉमिक रीजन था। पहला रीजन ये था कि इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल था, एक तरीके से जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज का एक ह्यूज स्टॉक था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यहां से बेसिकली ले जाना चाहती थी। तो हम एक तरीके से रॉ मटेरियल के सप्लायर थे एंड वी सप्लाई रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल जो था वो हम कहां से प्रोवाइड करते थे? अपने यहां से प्रोवाइड करते थे। ठीक है। दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स उस रॉ मटेरियल का क्या करते थे? ब्रिटिशर्स उस रॉ मटेरियल को ले जाते थे और उससे वो फिनिश्ड गुड्स तैयार करते थे और वही फिनिश्ड गुड्स लाकर हमें इंडिया के अंदर बेच देते थे। तो देयर इज टू थिंग। First thing is that we supply raw material to the British government or the British industry, and they basically sell finished goods to us. वो कहीं ना कहीं हमें क्या करते थे? वो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स एक तरीके से हमें प्रोवाइड करते थे, फिनिश्ड गुड्स हमें बेसिकली प्रोवाइड करते थे। तो बनी हुई सामान वो लाकर हमें इंडिया के अंदर बेचते थे। सो दिस इज टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन करना और बने हुए सामान हमें बेचना। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव था और इन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लेकर और इसको चलाना शुरू किया। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, कॉलोनियल रूल। सवाल यह उठता है कि कॉलोनियल रूल का क्या मतलब होता है? इसको हम दूसरे टर्म में कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। कॉलोनियल रूल को हम बेसिकली दूसरे फॉर्म में कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल का मतलब होता है अपनी एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करना। जैसे इंडिया वाज अ कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक कॉलोनी बनाई हुई थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यानी ये मसला जो है वो दो कंट्रीज के बीच में है। एक कंट्री क्या करता है? दूसरी कंट्री पे कब्जा करता है और कब्जा करने के साथ उस कंट्री के अंदर जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सारी पॉलिसीज वो डिसाइड करता है, वो अपने हिसाब से उस कंट्री को चलाता है। उसका सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजन सब उसके हाथ में चला जाता है। उसी को हम बेसिकली कॉलोनियलिज्म कहते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम of political and social relationship between two countries of which one is ruler and the other is its colony। तो एक रूलर होता है दूसरे की और वो उसकी कॉलोनी होती है। जो रूल करता है उसके लिए वो कॉलोनी मानी जाएगी। ठीक है। आगे कह रहा कि द रूलिंग कंट्री not only has political control over the colony but it also determines the economic policy of the dominated country। और इसके साथ क्या कह रहा है कि जो आपका रूलर है, जैसे ब्रिटिशर्स वाज द रूलर इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स सिर्फ हमें पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं करते थे, पॉलिटिकली के साथ साथ वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी डिटरमाइन करते थे। जितनी भी पॉलिसीज हमारे देश में बेसिकली बनाई जाती थी दैट वाज बीन इंप्लीमेंटेड एंड मेड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली फॉर्मुलेट पॉलिसी, ब्रिटिशर्स कंट्रोल द इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है। सो इन केस ऑफ इंडिया द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी इज इंडिया एंड द रूलिंग कंट्री इज ब्रिटेन रिजल्टेड इन अंडर डेवलप्ड ऑफ इंडिया। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर अपनी एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करता है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक कॉलोनी के तौर पर देखा, एक कॉलोनी एस्टेब्लिश की और कॉलोनी एस्टेब्लिश करके वो इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने यूज किया और इसका फायदा अपने देश को पहुंचाया, ब्रिटेन को पहुंचाया और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारा देश इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड रह गया। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट पे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि
जब ब्रिटिशर्स ने हमें आजाद छोड़ के गए, यानी 1947 में एग्रीकल्चर के क्या हालात थे, इंडस्ट्रीज के क्या हालात थे, फॉरेन ट्रेड कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, हर एक सेक्टर के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले, एक एक करके हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब देश आजाद हुआ इन 1947, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद हुआ तो इकोनॉमी कैसी थी, उस इकोनॉमी की क्या खासियत थी, उस इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या फीचर्स थे, हम उसके बारे में, यानी हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हम उसके बारे में बेसिकली बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, इंडियन इकोनॉमी वाज बेसिकली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब आप कहेंगे कि सर ये स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इनकम का ग्रोथ होता है, वो बहुत कम होता है। इनकम का ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए इस साल 100 रुपए है और अगले साल अगर आपकी सैलरी 100 की जगह 110 हो जाए, तो आप कहेंगे कि आपकी इनकम का ग्रोथ 10% का हुआ है ना। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और 1 लाख से 1,10,000 हो जाए, 10% का इंक्रीमेंट आपका हुआ है। अब आप जरा सोचिए कि जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस टाइम पे जो इनकम का ग्रोथ था, दैट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, देयर वाज नो ग्रोथ एट ऑल। वहां पे ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रहा था, ग्रोथ आपको दिख नहीं रहा था। डेटा दे देता हूं मैं आपको, 1860 से लेके 1945 तक, यानी 1860 से लेके 1945 तक जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, ग्रोथ रेट ऑफ द पर कैपिटा इनकम, वो 0.5% था। आज के रेट में आपकी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो 7%, 8%, 9% तक ग्रो कर रही है। 4%, 5% तो बुरे से बुरे हालत में आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है आज के रेट में। समझ में आ रही बात? लेकिन आप जरा सोचिए कि 1860 से लेके 1945 तक हमारी जो इनकम, जो पर कैपिटा इनकम था, उसका जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% ओनली। जबकि अगर ये 1925 से 1950 का लेंगे, यानी आजादी से जस्ट 25 साल पहले का डेटा ले लीजिए, बिल्कुल, तो उस टाइम पे ग्रोथ रेट और कम था, 0.1% था। आप इस डेटा से यह कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इट मींस दैट द ग्रोथ रेट of the per capita income was almost negligible. The economy was growing between 1925 to 1950, it was just 0.1%. यानी जैसे ही इकोनॉमी देखिए अब ग्रो कर रही है, कोई उसको पीछे से खींच रहा है, यानी इकोनॉमी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इकोनॉमी आपकी बढ़ नहीं रही थी, और जाहिर सी बात है कि जब आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम होगा, आपकी इनकम में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो देश के अंदर जो गरीबी होगी, वो पॉवर्टी होगी, वो वाइड स्प्रेड होगी, बड़े लेवल पे होगी। उस गरीबी को फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी यू विल फाइंड, और यू मस्ट फाइंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहली चीज तो यह हो गया कि जब देश आजाद हुआ तो our economy was a stagnant economy, and economy is said to be stagnant when there is a little or a negligible growth rate in per capita income. ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपका? पहला पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द eve of independence. Let us come to the second feature. The second feature is backward economy. Indian economy was not only the stagnant economy, but the Indian economy was a backward economy. अब कहेंगे कि सर ये stagnant और backward का क्या मतलब होता है? Backward economy में पहली चीज तो आप ये कहेंगे कि जो per capita income था वो बहुत कम था। एक आदमी की इनकम, ग्रोथ की बात छोड़ दीजिए, जब मैं स्टैग्नेंट की बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था कि ग्रो कितना हो रहा। लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम, एक आदमी की इनकम कितनी है, आप जरा सोच के देखिए, आज के डेट में आपको सरवाइव करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अगर एक महीने की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में कितना पैसा आपके पास होगा तो आप सरवाइव कर सकते हैं। ये डेटा जब 1947 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊंगा तो ये 1947-48 में पर कैपिटा इनकम जो था वो 230 पर था, 230 रुपए। एक आदमी की इनकम
was just 230 rupees. Can you imagine that how the people are going to basically fulfill their basic needs within this 230 rupees? It is quite impossible. और जाहिर सी बात है क्योंकि हमारी इनकम जो थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से गरीबी बड़े तादाद में थी और गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी का आलम भी बहुत बड़े लेवल पे था। अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूज था और पॉवर्टी बहुत बड़े लेवल पे थी। शायद इसी इकोनॉमी को, इस तरह की इकोनॉमी को, इस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इकोनॉमी को आप बैकवर्ड इकोनॉमी कहेंगे। सो इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज क्वाइट बैकवर्ड। ह्यूज बेसिकली पॉवर्टी था, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट था, लोगों की जो इनकम थी वो बहुत कम थी, लोगों का जो सर्वाइवल था वो बहुत मुश्किल था, लोग अपना जो 2 वक्त का जो खाना खाने की बात होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और हंगर बहुत ज्यादा था। फेमाइन, टाइम टू टाइम फेमाइन क्या होता है, जिसमें भूख की वजह से लोग मरते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो भूख मरी आप जिसको कह सकते हैं, तो फेमाइन भी बहुत बड़े लेवल पे था। तो द सेकेंड फीचर of the Indian economy on the eve of independence was the economy was so backward. It was the backward economy. Backward economy means the per capita income was very less. जो एक आदमी की इनकम थी वो बहुत कम इनकम थी, जिसकी वजह से देश में गरीबी बड़े लेवल पे था, बेरोजगारी बड़े लेवल पे था, भूखमरी बहुत फैली हुई थी। तो दिस इज बेसिकली द सिचुएशन व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। द थर्ड फीचर, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। आप एक चीज और समझ लीजिए, इंडिया के बारे में 2 चीजें कही जाती थी। द फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया और द इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, हमारा जो मेन बोन एक तरीके से बैकअप था वो एक तरीके से एग्रीकल्चर था, यानी हमारे देश का जो सर्वाइवल था वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। दूसरी चीज, इंडिया इज फेमस फॉर देयर विलेजेस। इंडिया एक गांव का देश है। आप यहां पर देखेंगे तो ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपको गांव में रहते हुए नजर आ सकते हैं और आते हैं। आजादी की टाइम भी ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन वाज लिविंग इन द रूरल एरियाज, नॉट इन द अर्बन एरियाज, एंड मैक्सिमम ऑफ देम वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोर देन 2/3 पॉपुलेशन वाज डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर ओनली। उनका सर्वाइवल एग्रीकल्चर बेस्ड था। अब एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कि जब देश आजाद हुआ तो देयर इज ए एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। हमारा एग्रीकल्चर जो था वो बहुत बैकवर्ड था। कुछ चीजें मैं आपको दे दूं, हमारे यहां 72% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में काम करती थी। मैंने आपसे कहा था मोर देन 2/3। इट मींस द एग्जैक्ट डेटा इज दैट द 72% पॉपुलेशन of the countries or the country's population was engaged in agriculture। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेट था। कब? ये आज का डेटा नहीं है, ये आजादी के टाइम का डेटा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर जो था वो जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता था। यानी देश का जो मेजॉरिटी पार्ट था, मेजॉरिटी लोग जो थे वो उस एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। जितनी इनकम देश के अंदर जनरेट होती थी उस टोटल इनकम का सिर्फ 50% ही कंट्रीब्यूशन आपके एग्रीकल्चर का होता था। तो 2 फैक्ट तो यहां समझ में आ गया कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर only contributes 50% to the GDP। तीसरी चीज, प्रोडक्टिविटी was very low। क्या मतलब होता है प्रोडक्टिविटी was very low का मतलब यह होता है कि जब आप 1 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल करेंगे तो उस जमीन में आप वीट की बात करिए या राइस की बात करिए तो वीट या राइस की जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। वीट या राइस का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होता है। तो प्रोडक्टिविटी जो थी वो बेसिकली कम थी। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्टिविटी कम होने के तमाम रीजन हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छे नहीं थे, साइंटिफिक मींस ऑफ फार्मिंग नहीं था, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का प्रोविजन नहीं था, कुछ भी इस तरीके के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हम करते थे, जिसकी वजह से द प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लेस। चौथी चीज, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज नॉट इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। जिंदा रहने के लिए जितना फूड ग्रेन का आप प्रोडक्शन करते थे दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द कंट्री, बिकॉज
प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी, प्रोडक्शन इतना कम था, तमाम रीजंस हैं, आगे चल के हम उन रीजंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं था, साइंटिफिक मींस ऑफ फार्मिंग नहीं था, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स नहीं थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, हम तो तमाम रीजंस थे। सो आप ये कह सकते, पैसा भी नहीं था लोगों के पास, कैपिटल भी नहीं था जो वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द पीपल, लोगों को जिंदा रहने के लिए वो इनफ नहीं था। उसके बाद इन 1947-48 यानी आजादी के दौरान इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था टोटल वो 527 लाख टन था, 527 लाख टन ही सिर्फ प्रोडक्शन हो पाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा देश, ह्यूज पॉपुलेशन, और द प्रोडक्शन वाज ओनली 527 लाख टन्स। This is not sufficient at all for the survival of the people at the time of independence. That's why hunger was there. इसी वजह से वहां भूख मरी थी हमारे देश में। समझ आ रही बात? तो तीसरा फीचर्स हो गया कि एग्रीकल्चर जो था वो बहुत बैकवर्ड था। समझ में आ रही बात? तो हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर जो था वो भी बहुत बैकवर्ड था। चौथे फीचर्स पे आ जाइए, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। आपको बता दें हम कि जब देश आजाद हुआ तो देश के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज होने चाहिए थे उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। कुछ 2, 4, 5 इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर थी, और ये वो इंडस्ट्रीज थी जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था, और ये वो इंडस्ट्रीज थी जिसका फायदा वो अपने फायदे के लिए उन्होंने वो इंडस्ट्रीज लगाई थी। तो इंडिया के अंदर जो हेवी इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ही नहीं थी। देयर इज अ लैक ऑफ द बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज नहीं था। दूसरी चीज, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो कैपिटल गुड्स होती है, जो मशीन्स होते हैं, ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा, जितने भी मशीनें होती हैं, उन मशीनों का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, और ज्यादातर जो मशीनें होती थी वो हम बेसिकली इंपोर्ट करते थे, ब्रिटेन से खरीदते थे। तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं था। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वाज ऑलमोस्ट रुइंड। ब्रिटिशर्स ने अपने एक स्ट्रेटेजी के तहत हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, जिसे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस कहते हैं, उस हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था उन्होंने। तो अब हमारे पास ना तो हेवी इंडस्ट्रीज बची, ना तो हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बची, और जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उस कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ उनका कंपटीशन हो गया था। तो तमाम रीजंस थे जिसकी वजह से इस तरीके की चीजों का जो एक तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है, वो चौपट होता चला गया। ठीक है। कैपिटल गुड्स वाज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। मैंने आपसे कहा कि जो मशीनरी थी, जो प्लांट थे, वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे। इन चीजों के लिए हम पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, दूसरी कंट्रीज से हम इन चीजों को खरीदते थे। इसका मतलब यह हुआ, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट देयर वाज अ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज के हालात नहीं थे। ठीक है। अगले फीचर्स पे आइए, रैम्पेंट पॉवर्टी, गरीबी बड़े लेवल पे थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जिसको आप कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। आई जस्ट रिमेंबर वन स्टोरी कि एक बार महात्मा गांधी जो हैं वो ब्रिटेन जाते हैं किसी से मिलने के लिए। तो ब्रिटेन के अंदर बहुत सर्दी होती है। गांधी जी जो पहुंचते हैं वो एक धोती लपेटे हुए, हाथ में डंडा लिए हुए वो वहां पहुंचते हैं। जो शख्स उनसे मिलने आता है वो देख के बड़ा ताज्जुब होता है, और वो कहता है कि गांधी जी आप इतनी सर्दी में इस पतले कपड़े के साथ कैसे सरवाइव कर ले रहे, जिंदा कैसे हैं आप? गांधी जी ने एक बात कही कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जिस देश पे आपका कब्जा है उस देश की ज्यादातर पॉपुलेशन इससे भी बुरी हालत में रहती है। उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, मेरे पास तो है कम से कम। आप समझ सकते हैं कि गरीबी का जो लेवल था उस टाइम पे वो क्या लेवल रहा होगा हमारे देश के अंदर। सो आप कह सकते हैं कि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज बेसिकली पुअर व्हेन इंडिया गेट डिपेंडेंस। आप ये कह सकते हैं कि नियरली 50 to 60%
बल्क ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज पुअर। और पुअर का मतलब होता है कि दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज, वो अपने जो बेसिक जरूरतें हैं उनका फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे थे। समझ में आ रही बात? अगले फीचर्स पे आइए। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज पुअर। आज के डेट में आपको याद हो कि अभी के डेट में आप सरकार को गालियां देते हैं, अभी के डेट में हम लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर अवेलेबल है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। जितना रोड चाहिए, जितना डैम चाहिए, जितनी ब्रिजेस चाहिए, जितने कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, that was not sufficient right now. You can imagine yourself that the level of infrastructure when India get independence, जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल था। मैं डेटा देता हूं आपको। 1948 में जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ 2100 मेगावाट थी। सो जो 1948 में पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 2100 मेगावाट थी। ओनली 2100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस्ड इन 1948। देश में सिर्फ इतना प्रोडक्शन था। दूसरी चीज, जो रेलवे लाइन थी, आपको याद हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया इज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, और जो इंडियन रेलवे था जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी उन्होंने अपने फायदे के लिए ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें फायदा क्या था इनका? उसमें फायदा जो था कि ताकि ये अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकें, मंगा सकें। इस वजह से ये बेसिकली ऐसा करते थे। तो रेलवे जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो रेलवे का जो नेटवर्क था, इट वाज ओनली 53,596 किलोमीटर ओनली। आज के डेट में इंडियन रेलवे is one of the largest network in the world। पूरी दुनिया में आज इंडियन रेलवे एक लार्जेस्ट नेटवर्क के तौर पर माना जाता है। लेकिन when India get independence in 1947 the railways expansion was very less। बहुत एक नैरो में रेलवे की शुरुआत की गई थी और उन जगहों पे शुरू की गई थी जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना सामान भेजना था या मंगाना था। ठीक है। पक्का रोड कवरेज वाज ओनली 155,000 किलोमीटर। पक्का सड़क जो आप जिसको रोड कहते हैं, वो रोड भी जो बना हुआ था वो ज्यादातर कच्चे सड़क थे। जो पक्के सड़क थे उसमें ओनली 155,000 किलोमीटर ही पक्के सड़क ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाए थे। समझ रहे हैं आप इस चीज से? तो आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, आप चाहे रेलवे की बात करिए, आप चाहे रोड्स की बात करिए, डैम्स की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्वाइट पुअर। बहुत ही खराब इंफ्रास्ट्रक्चर था। समझ में आ रही बात? अगले फीचर्स पे आते हैं। अगला फीचर्स है हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट क्या मतलब हुआ इसका? हमने आपको बताया था कि जो कैपिटल गुड्स होता था दैट वाज बीन नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। The production of capital goods is not done in our country. Maximum of the machinery, maximum of the capital goods is been imported from Britain। या तो हम ब्रिटेन से खरीदते थे या किसी और कंट्री से हम उसको इंपोर्ट करते थे, उसका प्रोडक्शन हमारे यहां नहीं होता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि द इंडियन इकोनॉमी वाज डिपेंड्स अपॉन इंपोर्ट। सो हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हमारा ज्यादा डिपेंडेंस किसके ऊपर था? इंपोर्ट के ऊपर था। क्या क्या हम चीजें इंपोर्ट करते थे? देखिए, मशीनरी हम ब्रिटेन से खरीदते थे, डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट यूज किया जाता है, चाहे वो गन हो, मशीन्स हो, राइफल्स हो, बम हो, ये सारी चीजें हम क्या करते थे? ब्रिटेन से खरीदते थे। शेविंग मशीन की आप बात करें, सिलाई मशीन जो होती है वो तक हम नहीं बना पाते थे। या मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन थे जो हम बेसिकली इंपोर्ट करते थे। केरोसिन ऑयल या आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो हम इंपोर्ट करते थे। बाइसिकल तक हम बेसिकली इंपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीजें इस तरीके की चीज, यानी ज्यादातर जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, ज्यादातर जो कैपिटल गुड्स हैं, ज्यादातर जो मशीनरी हैं, मेडिसिन हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, दैट वाज been imported from abroad, that has not been produced in our country. So you can say the another feature of the Indian economy was the economy was dependent upon import.
कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो थी वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, अगले फीचर्स पे आइए। लिमिटेड अर्बनाइजेशन। आपको याद हो मैंने दो चीजें कही थी इंडिया के बारे में कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। इंडिया जो है वो एक गांव का देश है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरियाज। क्योंकि हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो शहरीकरण हुआ, वो बहुत कम हुआ। बहुत यानी ज्यादातर लोगों को गांव में रहने दिया गया। जो शहर थी वो बहुत कम थी। आप डेटा देख लीजिए, 1948 का डेटा हमारे पास है। सिर्फ देश का 14% पॉपुलेशन ही शहरों में रहता था। क्या मतलब है शहरों और गांवों से? हाउ यू कैन कंपेयर बेसिकली रूरल एंड अर्बन? शहर और गांव यानी अर्बन और रूरल का फर्क इतना है कि जो शहर होता है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां बिजली होती है, वहां फैसिलिटीज होता है। गांव में कुछ भी नहीं होता। तो आप जरा सोचिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट्स वाज बेसिकली टेकन बाय ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि 14% पॉपुलेशन ही शहरों में रहती थी और 86% पॉपुलेशन गांव में रहती थी। गांव का मतलब होता है रूरल एरियाज। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द सिचुएशन ऑफ रूरल एरियाज। इससे भी बुरे हालात थे। और आप ध्यान दीजिएगा, इफ यू लिव इन दिल्ली, इफ यू लिव इन मुंबई, और इफ यू लिव इन अ बिग सिटीज एंड you are thinking that this is your India, this is not our real India. If you want to see our real India, just go and visit any rural areas, because majority of the population was living there. Majority of the population is not living here in Delhi or Mumbai. So India is a country of villages, और लिमिटेड अर्बनाइजेशन की वजह से ज्यादा शहर नहीं बन पाया, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो शहरों की तादाद थी वो बहुत कम रह गई और ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में ही रह गया। सो दिस इज अनदर फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट देयर इज ए लिमिटेड अर्बनाइजेशन। क्लियर बात समझ में आ रही है? अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जिसको आप यू कैन कॉल इट एज मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी जब 1947 में देश आजाद हुआ तो वी नीड टू डिसाइड वेयर द इकोनॉमी विल बी कैपिटलिस्ट और द सोशलिस्ट और द मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमी है, आप ये बात जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने का जो मेन रीजन था इंडिया का, वो ये था कि हम अपनी इकोनॉमी को ना तो मार्केट बेस पे छोड़ सकते हैं और ना ही पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल में छोड़ सकते हैं। तो हमने एक बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर भी बनाया और प्राइवेट सेक्टर भी बनाया, और हमने कोशिश की कि दोनों को एक साथ लेकर इकोनॉमी को चलाया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्ड होने के पीछे यह भी शायद एक रीजन माना जाता है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। शायद इस वजह से आज भी हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन पाई। Still our economy is faced to be underdeveloped economy. ठीक है? So another features of the Indian economy is that when India get independence, we adopt with the mixed economy system that is called to be semi-feudal economy. Semi-feudal economy means जहां public sector और private sector दोनों मिलकर काम करेंगे। आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर आज के डेट में धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के जो भी एंटरप्राइजेस थे सरकार उसको बेच रही है और उसको प्राइवेटाइज कर रही है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर को जिन जिन इंडस्ट्रीज को हमने पब्लिक सेक्टर को दिया था उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे खराब होती जा रही है और खराब होती गई, जिसकी वजह से सरकार को बेचना पड़ा। तो कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, ठीक है, और तमाम लूप होल्स की वजह से सरकार को अपनी इंडस्ट्रीज बेचनी पड़ी, उसको प्राइवेटाइज करना पड़ा। तो दिस इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी हमारे इकोनॉमी का एक फीचर्स था। अगला फीचर है इंडियन इकोनॉमी वाज द कॉलोनियल इकोनॉमी। यानी 1947 से पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो इंडिया की जो इकोनॉमी हुई दैट इज द कॉलोनियल इकोनॉमी ना। हम एक कॉलोनी थे किसी दूसरे की, और कॉलोनी का मतलब यह था कि हमारी कंट्री जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। मैं समझा चुका हूं कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब होता है, या कॉलोनियल रूल का क्या मतलब होता है। तो इंडिया वाज जस्ट अ कॉलोनी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरी चीज, वो लोग इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करते थे अपने फायदे के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट द इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी।
they basically exploit raw materials from our country. They basically sell their finished goods in our economy so that they can get benefit, so that they can get money. ये भी एक था. They force the Indians to buy the British goods. वो क्या करते थे, वो जो ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को जबरदस्ती कहते थे कि आप ब्रिटिश गुड्स को खरीदिए, आप जो इंडियन गुड्स है उसको ना खरीदिए. तो जबरदस्ती भी करते थे वो लोग. इम्पोज्ड हेवी टैक्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स, यानी जो भी चीजें इंडिया या इंडियंस द्वारा बनाए जाते थे उनके ऊपर टैक्सेस इतना ज्यादा इंपोज कर देते थे कि वो चीजें महंगी हो जाती थी, और जो सामान वो बेचते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो सस्ती थी. तो लोग मजबूरी में भी खरीदते थे सस्ता होने की वजह से, और जबरदस्ती भी बेचा जाता था. इसके अलावा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था. उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी इस वजह से एस्टेब्लिश की थी, बहुत शुरू में मैंने डिस्कस किया, सो दैट दे कैन गेट द रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री. तो ब्रिटेन के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज थी उनका रॉ मटेरियल वो यहां से निकाल सके, इस वजह से उन्होंने इसको कॉलोनियल रूल के तौर पर रखा. एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री. एक और फायदा देखिए आप, जो रॉ मटेरियल आप ब्रिटेन को बेच रहे थे उस पर टैक्स नहीं लगता था, so that the Britishers can buy that raw material at cheaper rate. तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे. तो ये भी एक चीज था. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. हैंडीक्राफ्ट जो था, हाथों से जो बनी हुई चीजें होती थी इंडिया के अंदर, दैट वाज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. लोग दूर दूर से इंडिया के अंदर आते थे हैंडीक्राफ्ट चीजों को खरीदने के लिए. लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने मशीनों से बनाई जाने वाली चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर हेवी टैक्सेस इंपोज किया, जिसकी वजह से लोगों ने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया. और जब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस डाउन होता चला गया. तो दे बेसिकली डिस्ट्रक्ट आवर हैंडीक्राफ्ट बिजनेस. दिस इज द कॉलोनियल रूल. इसी को कॉलोनियल रूल कहते हैं. तो इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनियल इकोनॉमी. ठीक है, आगे मूव करते हैं. ये तो बात हो गई कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने जो फीचर्स बताया, वो पहला फीचर्स क्या था हमारा? फीचर्स पहला था कि इंडियन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी. दूसरा, इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी. तीसरा, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, गरीबी थी बड़े लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, शहर बहुत कम थे, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था, कॉलोनियल इकोनॉमी था. दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, फीचर्स के बाद अब हम चाहते हैं कि एक एक सेक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करें, जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं. सवाल यह उठता है, जब देश आजाद हुआ तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कैसा था? आप जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक ब्रिटिश रूल इकोनॉमी थी, और इंडिया का जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 85-86% पॉपुलेशन जो था वो गांव में रहता था और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर के अलावा देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ अर्निंग. हमारे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता था, हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं. हालांकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपीरियंस था वो बहुत स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन था. स्टैग्नेशन का मतलब जिसमें तरक्की नहीं थी, जिसमें डेवलपमेंट नहीं था. डिटोरिएट का मतलब होता था कि वो गिर रहा था और वो खराब हो रहा था, वो बर्बाद हो रहा था. तो अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे हालात में नहीं था जब हमारा देश आजाद हुआ. देखिए, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला फीचर्स था हमारे एग्रीकल्चर का, दैट इज लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन भी बहुत कम था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी. प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मतलब होगा कि लाइक 1 हेक्टेयर जमीन में कितना वीट या राइस हम प्रोड्यूस कर पाते हैं. डेटा पे आते हैं सीधे सीधे. वीट की बात कर लीजिए, गेहूं की बात करते हैं. 1947 में जो प्रोडक्टिविटी था पर हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल करके आप 660 केजी गेहूं का प्रोडक्शन करते थे.
यानी जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग 660 केजी गेहूं का प्रोडक्शन करते थे और 665 केजी राइस का 1 हेक्टेयर जमीन में। अगर यही प्रोडक्शन हम आज से कंपेयर करें, इन 2016-17 का डेटा हमारे पास यहां अवेलेबल है, तो आज के रेट में जो गेहूं 660 केजी 1 हेक्टेयर जमीन में आप प्रोड्यूस करते थे, आज उसी जमीन के अंदर आप 3216 केजी गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं। और जो राइस का प्रोडक्शन आज 665 केजी करते थे, आज 2550 केजी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो यू कैन सी द सिचुएशन और यू कैन कंपेयर द प्रोडक्टिविटी at the time of independence and the productivity now। तो आपको पता लगेगा तकरीबन प्रोडक्टिविटी 4 से 5 गुना बढ़ गई आज के रेट में हमारी। तो इसका मतलब यह था कि प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लेस। प्रोडक्टिविटी क्या थी? बहुत कम थी। लाख टन की बात करिए तो 1947 में व्हीट का प्रोडक्शन 64 लाख टन था पूरे देश के अंदर। आज कितना है? 984 लाख टन। ह्यूज डिफरेंस। राइस का साथ देखिए, राइस का टोटल प्रोडक्शन था 220 लाख टन, आज कितना है? 1102 लाख टन। सो यू विल फाइंड द टोटल प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वाज वेरी लेस व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। देश के आजाद जब हुआ था तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन भी बहुत कम था और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। एंड यू कैन सपोर्ट योर स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा। ठीक है, लेट अस मूव टू द सेकेंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट सर्टेन। Why production of agriculture was not certain? Because agriculture production was depends upon the rainfall. बारिश के ऊपर डिपेंड थी। We do not have any permanent means of irrigation. सिंचाई के साधन नहीं थे हमारे पास। इरिगेशन का कोई परमानेंट सुविधा अवेलेबल नहीं था हमारे पास। तो अगर अच्छी बारिश हुई तो अच्छा प्रोडक्शन होता था, बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होता था। तो आपकी जो बेसिकली प्रोडक्शन था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, दैट वाज अनसर्टेन, दैट इज नॉट सर्टेन एट ऑल। सो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाज एक्सेसिवली डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल, पूरी तरीके से बारिश के ऊपर डिपेंड था। पुअर रेनफॉल एम्प्लॉयड पुअर आउटपुट, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हुआ, बारिश ज्यादा हो गई तब भी फसल चौपट। ठीक है, नो एफर्ट वाज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलपमेंट परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के कोई परमानेंट साधन ब्रिटिशर्स ने नहीं निकाले, हम उन्हीं ट्रेडिशनल तरीकों के ऊपर डिपेंडेंट रह गए, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रह गए, वेल से अपने खेतों में सिंचाई करते थे, हाथ से पानी डालते थे। सो दिस वाज द टोटली ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। तो कहीं ना कहीं सिंचाई के साधन का अभाव था, जिसकी वजह से द प्रोडक्शन of the agriculture was not certain. This is another feature of the agriculture. Dominance of subsistence farming. What it means? Subsistence farming का क्या मतलब होता है? Subsistence farming का मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं so that you can survive. You produce goods in the agriculture so that you can fulfill your basic needs. अपने खाने के लिए प्रोडक्शन करना। देखिए अगर subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs to the family. आप अपनी फैमिली के बेसिक नीड्स जो जो जरूरतें हैं उन्हीं चीज का प्रोडक्शन करते हैं। आप देखिए इस एग्जांपल में, यू आर प्रोड्यूसिंग हियर दोज गुड्स जो आपके इस घर में इस्तेमाल होने वाला है। आप उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो चीजें आपके इस्तेमाल की हैं। यू वर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन द एग्रीकल्चर सो दैट यू कैन सेल इन टू द मार्केट। बाजार में बेचने के लिए नहीं करते थे आप किस लिए करते थे? आप इसलिए करते थे सो दैट यू कैन सर्वाइव, सो दैट यू कैन फुलफिल योर बेसिक नीड्स। सो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, याद रखिएगा ये टर्म। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर में आप इंगेज्ड हैं ताकि आप अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें, या आप उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो आपको जरूरी है, जिनकी जरूरत है आपको। ठीक है, तो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अनदर फीचर।
gulf between owner of soil and tiller of soil. What it mean? There is a relation between owner and tiller of soil. Owner जमीन का मालिक, टिलर जो उस जमीन पे काम कर रहा है. सो मान लीजिए ये जमीन मेरी है और मैंने अपनी जमीन इस शख्स को दी है कि भाई आप मेरे इस जमीन पे काम करें. तो मैं क्या करता था? As an owner of the soil, I basically collect a huge rent on that land. और मैं इतना ज्यादा रेंट वसूल करता था कि ये किसान की जो हालात थी वो सुधर नहीं पाते थे. Huge rent. Almost half of the output is been taken by basically the owner of soil. मैंने अपनी जमीन दे दी. किसान ने क्या किया? किसान ने उस जमीन का इस्तेमाल किया, अपना बीज डाला, अपना खाद डाला, अपना मेहनत किया, सारा काम उसने किया. लेकिन जब फसल तैयार होता था तो उस फसल का आधा हिस्सा या 2/3 हिस्सा जो जमीन का मालिक होता था वो वसूल कर लेता था. आपने लगान फिल्म देखी होगी. क्या था? यही था. वसूल ज्यादा किया जाता था, उस पर रेंट जो था वो बहुत ज्यादा होता था. तो ये एक ओनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ सॉइल के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से किसानों की जो है एक्सप्लॉयटेशन वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी. किसानों के जो हालात थे वो दिन बाय दिन खराब होते जा रहे थे. ये भी आपके एग्रीकल्चर की एक हकीकत है. सो देयर इज ए गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ सॉइल. चौथा फीचर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. हमारी जो जमीन थे, किसान के पास जो जमीन थे, पहली चीज तो बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी. जमीन किसके पास हुआ करती थी? जमींदारों के पास जमीन हुआ करती थी. जो छोटे किसान होते थे, अगर उनके पास जमीन होती भी थी तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती थी. अब अगर आप देखिए इस पिक्चर के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने छोटे छोटे खेत आपको नजर आएंगे और ये सारे खेत अलग अलग लोगों के हैं. तो एक पार्ट आपका यहां है, दूसरा पार्ट वहां है, तीसरा पार्ट वहां है. तो उस केस में किसान को उस छोटे छोटे पार्ट्स को देख रेख करना, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, उसको इरिगेट करना, उसको जानवरों से बचाने में बहुत मुशक्कत झेलना पड़ता था. There is a lot of difficulties while maintaining and managing their fields because it is very fragmented. Because तो किसानों के पास, ज्यादातर किसानों के पास जमीनें नहीं थी और जिन किसानों के पास जमीनें थी वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी. ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिली थी. लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर, जमींदारी प्रथा जिसको आप कहते हैं, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. अब देखिए यहां पे किसानों को एक्सप्लॉइट करने का ये एक और तरीका था. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? लगान वो खुद वसूल नहीं करते थे. जो रेंट होता था दैट इज नॉट बीन कलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द ब्रिटिशर्स. व्हाट दे डू, दे अपॉइंट अ मिडिल मैन. वो एक मिडिल मैन को अपॉइंट करते थे जिसको आप जमींदार कहते थे. अंग्रेजों ने जमींदार को जिम्मेदारी दी कि आप अपने गांव का जो लगान होगा वो आप वसूल करके हमको दोगे. तो जिस जमींदार को यह जिम्मेदारी दी गई, जमींदार को बोला गया कि आप मान लीजिए 10 रुपए लगान वसूल करेंगे. जमींदार क्या करता था? किसानों से 20 रुपए लगान वसूल करता था, 10 रुपए वो अंग्रेजों को देता था और 10 रुपए अपने जेब में डालता था. इस सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कहते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम हु हेविली एक्सप्लॉइट आवर फार्मर्स. कई बार तो ऐसा होता था किसानों का फसल खराब हो गया तभी उनको लगान देना होता था. कई बार किसान आत्महत्या कर लेता था. कई बार किसान रातों रात शहर छोड़ के चला जाता था बिकॉज दे डू नॉट हैव द रेंट टू गिव टू द ब्रिटिशर्स. नहीं दोगे तो फिर वो जो आपका मिडिल मैन है, वो जो जमींदार है, वो आपको मारेगा, नंगा करके आपके ऊपर कोड़े बरसवाएगा, आपसे गुलामी करवाएगा, आपकी अगर कुछ जमीन है तो वो अपने नाम पे करा लेगा. तमाम तरह के एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम था ये जिसको आप जमींदारी सिस्टम कहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस. समझ में आ रही बात? इसके बाद हमारे एग्रीकल्चर का एक फीचर्स था कि हम एग्रीकल्चर जो करते थे, खेतों में जो काम करते थे, दैट इज फॉर आवर सब्सिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए. अंग्रेजों ने क्या किया? दे बेसिकली फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमें फोर्स किया उन चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत किसानों को, सॉरी ब्रिटिशर्स को थी. हमें
तो उन चीजों की जरूरत थी जो हमारी बेसिक नेसेसिटी के पार्ट्स, हमें वीट चाहिए, हमें राइस चाहिए, हमें मेज चाहिए, हमें उन चीजों की जरूरत थी जो चीजें हम कंज्यूम करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हमसे जबरदस्ती कहा कि उन चीजों का प्रोडक्शन करिए जिसकी जरूरत बाजार को है। वो जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराते थे, वो जबरदस्ती रबड़ की खेती कराते थे, टी का प्लांटेशन कराते थे, जूट का प्रोडक्शन करवाते थे, जो हमारे सब्सिस्टेंस के लिए नहीं है। अब मैं पूरे साल इंडिगो तो नहीं खाऊंगा ना, या मैं रबड़ से तो अपनी जरूरत नहीं पूरी करूंगा ना, या सिर्फ चाय पी के मैं जिंदा नहीं रहूंगा ना। आई नीड व्हीट, आई नीड राइस, आई नीड मेज, आई नीड पल्सेस। लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमसे कहा कि आप उन चीजों का प्रोडक्शन करिए जिनको कमर्शियली आप बाजार में बेच सके। सो दिस ब्रिटिशर्स फोर्स्ड द इंडियन फार्मर्स टू कमर्शियलाइज देयर फार्मिंग, to produce those goods and services which has been required by the British government। तो इन चीजों का बेसिकली प्रोडक्शन हमसे जबरदस्ती कराया गया, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल और मुश्किल होता चला गया। एक और चीज समझिए, ब्रिटिश हमें क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें पैसा देते थे इनपुट खरीदने के लिए, बोलते थे लो इनपुट खरीदो और आप इसमें फार्मिंग करो। और फार्मिंग में आप क्या करोगे, आप इंडिगो की खेती करो, रबड़ का प्लांटेशन करो, या फिर टी प्लांटेशन करो, ये सब काम करो। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये होती थी कि जब फसल तैयार हो जाएगा तो वो फसल आप किसी और को नहीं बेच सकते, आपको ब्रिटिशर्स को ही देना होगा। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसको सस्ते दामों में खरीदते थे। सो दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय द ब्रिटिश रूल। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। पहली चीज हमने डिस्कस किया कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का फीचर्स क्या था, हमारी इकोनॉमी किस तरीके की थी, हमने वो सारी चीजें डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे जो इंडिया का एग्रीकल्चर था उसके क्या हालात थे, वो सारे फीचर्स आपने डिस्कस किया। तो ये दो चीजें, ये दो टॉपिक आप अच्छे से तैयार करेंगे। जो डेटा मैंने यूज किया है वो सारा डेटा आप नोट कर लेंगे, और हम मिलेंगे अगली क्लास में, इसके फर्दर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।